वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 99 क्रूल मैन। अब तक मैथ्यू ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी चेयरमैन, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था वो आपका बेटा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। अब आगे। कार्तिक ने मैथ्यू की बातों को नजरअंदाज करते हुए समय की तरफ अपना रुख किया। अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। समय अच्छे बच्चे की तरह कार्तिक की बात मानकर वहां से चला गया, जिसे देखकर मैथ्यू का दिल मून को आ गया। अब आगे उसके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र ने मैथ्यू का दिल दहला दिया था। दहलता भी कैसे नहीं। कार्तिक कपूर अपनी फैमिली को लेकर कितना पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव है, पूरी दुनिया जानती थी। समय की प्रेजेंस में कार्तिक उसके साथ ज्यादा क्रूरता से पेश नहीं आता, मगर समय के जाने के बाद वहां खड़े बाकी मिनिस्टर्स ने आवाज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। कार्तिक की भयानक प्रेजेंस ने उनकी आत्मा तक को कंपा दिया था। समय के वहां से जाने के तुरंत बाद कार्तिक ने एक झटके के साथ मैथ्यू का वह हाथ उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया, जिसे मैथ्यू ने समय पर उठाया था। अगले ही पल मैथ्यू की रूह कंपा देने वाली चीखें पूरे गोल्फ कोर्स में गूंजने लगी। मैथ्यू के शरीर से लगातार खून का फवारा निकल रहा था, जो कार्तिक के सफेद शर्ट को लाल कर रहा था, मगर कार्तिक को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसके भावहीन चेहरे में कोई बदलाव आया। आसपास मौजूद बाकी मिनिस्टर्स की हालत खराब हो चुकी थी। कईयों के तो पैर हाथ कांपने लगे थे, मगर किसी ने भी कार्तिक को रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं की। आफ्टर ऑल वो सब कोई बेवकूफ नहीं थे, उन सबको अपनी जान काफी ज्यादा प्यारी थी। मैथ्यू अभी हाथ खोने के दर्द से उबरा भी नहीं था, तभी अचानक कार्तिक ने उसकी जीभ पकड़ी और अगले ही मैथ्यू की वो जुबान जमीन पर उसके उखड़े हुए हाथ के साथ पड़ी हुई थी, जिससे मैथ्यू समय पर चिल्लाया था। कार्तिक ने झटके के साथ मैथ्यू को छोड़ दिया। मैथ्यू सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वह अब ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। चिल्लाता भी कैसे, उसकी जुबान जो खींच ली गई थी। कार्तिक ने पास खड़े गार्ड के हाथ से टॉवल लिया, फिर उसने अपने हाथ पर लगा ब्लड टॉवल से पोंछते हुए वहां मौजूद बाकी मिनिस्टर्स को देखा, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कार्तिक ने ब्लड साफ करते हुए पूछा, लर्न द लेसन। जवाब में सभी मिनिस्टर्स ने कठपुतली की तरह हाँ में सिर हिलाते हुए एक लय में कहा, यस चेयरमैन। कार्तिक ने आगे उन लोगों से कुछ नहीं कहा। उन्हें जाने का इशारा करने के बाद कार्तिक वापस पैलेस की तरफ बढ़ गया। वहीं समय, जो अपने कमरे में आते ही विंडो के पास खड़ा हो गया था, कार्तिक का रिएक्शन देखने के लिए। उसके पास बोलने या रिएक्ट करने को कुछ नहीं बचा था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी क्रूरता नहीं देखी थी। समय ने खुद से बड़बड़ाकर कहा, हे देव, कितना क्रूर है वो आदमी, सिर्फ चिल्लाने और हाथ उठाने के लिए। अगर उसने उस आदमी का हाथ उखाड़ दिया और जीभ खींच लिया तो उसने साम्राज्य के साथ क्या किया होगा। प्लीज देव, मेरे माँ पापा को सेफ रखना प्लीज। समय को अब साम्राज्य की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। अगर उसने जो रिकॉर्डिंग में सुना था वह सच था और कार्तिक ने सच में साम्राज्य को उनके किए की सजा दी होगी, तो वो सजा क्या होगा। इस एक सोच मात्र ने समय का दिल दहला दिया था। अगर परितोष और स्वरा उसके असली पेरेंट नहीं भी थे, तब भी समय नहीं चाहता था उन दोनों पर कोई आंच आए। परितोष और स्वरा उसके लिए खास थे, बहुत ज्यादा खास। अगर उन दोनों ने उसके साथ धोखा भी किया था, तब भी समय नहीं चाहता था उनके साथ कुछ वैसा हो जो मैथ्यू के साथ हुआ था। समय चिंता और हताशा में धम से बेड पर बैठ गया। रह रहकर उसके दिमाग में मैथ्यू का ख्याल आ रहा था, जो उसकी चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तकरीबन आधा घंटा बाद किसी ने समय के कमरे का दरवाजा खटखटाया। समय ने गहरी सांस लेकर कहा, अंदर आ जाए। कार्तिक कमरे में आया, जिसे देखते ही समय अपनी राल निगलने लगा। उसके आंखों की डर और बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। कार्तिक ने समय की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, छुप कर दूसरों को देखना या फिर उनकी बातें सुनना गलत आदत है। समय तुरंत कार्तिक की बातों का मतलब समझ गया और उससे नजरें चुराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कार्तिक को कैसे पता चला वह छुपकर उन्हें देख रहा था। कार्तिक समय के ठीक सामने उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नजर एक पल के लिए भी समय के ऊपर से नहीं हटी थी, जो समय को और ज्यादा असहज कर रही थी।
समय ने टेढ़ी नजरों से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक शावर लेने के बाद चेंज कर चुका था। फिलहाल उसने कैजुअल टी शर्ट और जॉगर पहन रखा था, जो उसे ज्यादा अप्रोचेबल और काम लुक दे रही थी। कार्तिक ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद कहा, तुमने थोड़ी देर पहले जो देखा, यही हमारी दुनिया है। यहाँ अगर तुम लोगों को नहीं कुचलोगे तो वो लोग तुम्हें कुचल देंगे। वक्त के साथ तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा। फिलहाल रेस्ट करो। रात को तुम्हारी मॉम वापस आ रही है, जगे रहोगे तो उससे मिल लोगे। समय ने कार्तिक की बातें सुनी। ना जाने क्यों बेला के आने की खबर सुनकर उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। समय ने अपना सिर उठाया। वह कार्तिक से साम्राज्य के बारे में पूछना चाहता था, मगर उसके चेहरे को देखते ही कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई, जिसे देखकर समय खुद कंफ्यूज हो गया। कार्तिक ने पूछा, तुम्हारा चेहरा और आंखें इतना पीला क्यों तो रखा है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तबीयत ठीक नहीं है? कार्तिक का सवाल सुनकर समय अपने चेहरे को छूने लगा। उसे आज सुबह से ही थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, मगर उस फीलिंग का असर उसके चेहरे और आंखों पर इस तरह से होगा, यह समय ने नहीं सोचा था। समय ने से कहा, पता नहीं, आज सुबह से ही थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। सर भी थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। एक बार उल्टी भी हुई थी। समय की पूरी बात सुनकर के बाद कार्तिक के चेहरे पर कठोर भाव उमड़ आए। तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? कार्तिक का सवाल सुनकर समय चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था जवाब में वह क्या कहे। कार्तिक से बात करने में ही उसे झिझक होती थी, वो उससे अपनी प्रॉब्लम कैसे शेयर करता। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर उसका टेम्परेचर चेक किया। कार्तिक के हाथों का स्पर्श अपने माथे और गाल पर महसूस करते ही समय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कार्तिक ने अपने फोन से किसी को मैसेज करते हुए कहा, तुम्हें फीवर भी है? समय ने कार्तिक की बात पर कुछ नहीं कहा। समय शांति से कार्तिक को देख रहा था। उसकी बेचैन आंखों में अब कंफ्यूजन नजर आ रही थी। समय समझ नहीं पा रहा था उसके सामने बैठा क्रूर आदमी असल में अच्छा है या बुरा। थोड़ी देर पहले जिस आदमी को उसने मैथ्यू का हाथ उखाड़ते हुए और जीभ खींचते हुए देखा था, वह आदमी असल में यही आदमी था या फिर कोई और? सोच में गुम समय को अचानक वॉमट सी महसूस होने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वह ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फर्श पर कदम रखते ही समय अपना कंट्रोल खो बैठा और उसने कार्तिक के ऊपर ही उल्टी कर दिया। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका टी शर्ट पूरी तरीके से गंदा हो चुका था और उससे बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। समय ने खांसते हुए सिर उठाया। उसकी नजर जैसे ही कार्तिक पर गई, वैसे से ही उसकी सुंदर नीली आंखें फैल गई। समय ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, अब तू गया समय, अब तू गया। आज पृथ्वी पर तेरा आखिरी दिन है। ये क्रूर आदमी आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। उसके हैंडसम चेहरे पर हमेशा की तरह अब भी कोई इमोशंस नहीं थे, जिसकी वजह से उसके मन की बात समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कार्तिक ने समय की तरफ देखते हुए कहा, हमें बाथरूम में चलना चाहिए। क्या? समय कार्तिक की बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो गया था। उसे तो लगा था कार्तिक उस पर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा। कार्तिक ने दोबारा शांति से कहा, मैंने कहा हमें बाथरूम में जाना चाहिए और खुद को क्लीन करना चाहिए। बहुत गंदे हो चुके हैं हम। कार्तिक की बात सुनकर समय तुरंत होश में वापस आते हुए खिलौने की तरह अपना सरहामे सिर हिलाने लगा। कार्तिक के पीछे समय बाथरूम के अंदर आया, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के घर इतना बड़ा था। वहां की हर वस्तु बेशर्मिकती और क्लासी थी। कार्तिक का पूरा टी शर्ट गंदा हो चुका था, मगर समय के कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे। बस उसे मुंह क्लीन करना था। समय बेसिन के पास जाकर अपना मुंह क्लीन करने लगा। कार्तिक भी दूसरे बेसिन के सामने खड़ा था। उसने सबसे पहले अपना टी शर्ट निकाला और उसे पास पड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। फिर कार्तिक झुककर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। समय अब तक खुद को क्लीन कर चुका था। उसने टेढ़ी नजरों से कार्तिक की तरफ देखा, मगर कार्तिक को देखते ही उसकी नजर उसी पर टिक गई। समय घूर घूर कर कार्तिक के भी शेप्ड 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी को देखने लगा, जो कि किसी बेहतरीन आर्ट पीस जैसा दिख रहा था। समय को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कार्तिक जैसी एथलेटिक बॉडी समय ने सिर्फ अपने सपनों में देखा था।
सच में भी किसी इंसान की बॉडी इतनी परफेक्ट हो सकती है, ये समय के सोच से परे था। समय एडमिरेशन से पलके झपकाते हुए एकटक कार्तिक की बॉडी को ही देख रहा था। जब कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, समय कुछ दिनों पहले ही 13 साल का हुआ था। उसका सुंदर चेहरा और गहरी ओशियन ब्लू आंखें उसे बेहद ही प्यारा और मासूम बना देती थी। ऊपर से जिस मासूमियत से पलके झपकाते हुए समय कार्तिक को देख रहा था, उससे खुद कार्तिक के चेहरे पर हल्की ना दिखने वाली मुस्कान आ गई थी। बचपन में रेयांश और आदित्य जब भी कार्तिक को पुश अप करते हुए देखते थे, तब वो दोनों उसकी पीठ पर आकर बैठ जाते थे और ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब आदित्य ये ना कहे, डैडी, आदि ना बड़ा होकर आपकी जैसी मस्कुलर बॉडी बनाएगा और आपके 8 एब्स हैं ना आदि के 10 होंगे, देखना आप। फिलहाल जिस तरह समय कार्तिक की बॉडी को देख रहा था, वह ठीक वैसा ही था जैसे बचपन में रेयांश और आदित्य उसे देखा करते थे। कार्तिक ने समय से पूछा, क्या देख रहे हो? समय ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं भी बड़ा होकर ऐसी ही बॉडी बनाऊंगा। समय की बात सुनकर कार्तिक हंसा। उसके सारे बेटे एक जैसे ही थे, सबको उसके ही जैसी बॉडी बनानी थी। समय ने हैरानी से कहा, आप हंसते भी हो, तुम क्या चाहते हो मैं ना हंसूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपकी जो मर्जी है वो कीजिए। मैं बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा है। मुझे बगैर कारण हंसना पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर अभी क्यों हंसे आप? क्योंकि तुम तीनों एक जैसे हो और एक जैसी बातें भी करते हो। कौन तीनों? मेरे अलावा आप किन दोनों की बात कर रहे हो? मैं किन दोनों की तरह हूँ? रेयांश और आदित्य, तुम्हारे बड़े भाई, कल वो दोनों यहाँ आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। फिलहाल बाहर चलो, डॉक्टर्स आ चुके होंगे। कार्तिक की बात सुनकर समय उसके साथ बाहर आया। हालांकि अब उसके मन में अपनी फैमिली को लेकर क्यूरियोसिटी होने लगी थी। समय जाकर अपने बेड पर लेट गया। सवेंस पहले ही रूम और बेडशीट क्लीन करके जा चुके थे और अब वहां डॉक्टर्स की एक टीम खड़ी थी। डॉक्टर्स ने समय को अच्छे से एग्जामिन किया। कार्तिक इस बीच समय के सिरहाने में खड़ा था। हेड डॉक्टर ने कार्तिक की तरफ रुख करते हुए कहा, चेयरमैन, इनकी कंडीशन भी मैडम से मिलती जुलती ही है। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि इनकी कंडीशन मैडम जितनी एक्सट्रीम नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी है, रूटीन से इन्हें मेडिसिन दीजिए। फीवर के लिए मैं फिलहाल एक इंजेक्शन दे देती हूँ, जल्दी ही इनका फीवर उतर जाएगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही समय के कान खड़े हो गए। उसे धरती आसमान फटने से डर नहीं लगता था, मगर इंजेक्शन, यह एक चीज उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। उसे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ही ज्यादा। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। जब 100 मीट माई न्यूली वेडेड वाइफ। अब तक डॉक्टर्स ने समय को अच्छे से एग्जामिन किया। कार्तिक इस बीच समय के सिरहाने में खड़ा था। अब आगे हेड डॉक्टर ने कार्तिक की तरफ रुख करते हुए कहा, चेयरमैन, इनकी कंडीशन भी मैडम से मिलती जुलती ही है। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि इनकी कंडीशन मैडम जितनी एक्सट्रीम नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी है, रूटीन से इन्हें मेडिसिन दीजिए। फीवर के लिए मैं फिलहाल एक इंजेक्शन दे देती हूँ, जल्दी ही इनका फीवर उतर जाएगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही समय के कान खड़े हो गए। उसे धरती आसमान फटने से डर नहीं लगता था, मगर इंजेक्शन, यह एक चीज उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। उसे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ही ज्यादा। समय ने जल्दी से कहा, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं खुद थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। समय की बात सुनकर कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। डॉक्टर्स भी रुक कार्तिक और समय की तरफ देखने लगी थी। कार्तिक ने समय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? समय ने जवाब में कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। मुझे इंजेक्शन लेना पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैं नहीं लूंगा। समय की बात सुनकर कार्तिक के होठों के कोने मुड़ गए। उसके बेटे को ठीक से झूठ भी नहीं बोलने आता था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था इंजेक्शन से उसे कितना ज्यादा डर लगता है। कार्तिक ने समय के माथे पर टैप करते हुए कहा, ये डॉक्टर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, चिंता मत करो, जब वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएगी तब तुम्हें वो फील तक नहीं होगा।
समय कार्तिक की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं था। साम्राज्य में पर्ल्स आइलैंड जैसी मेडिकल की सुविधा नहीं था। बाहरी दुनिया से संपर्क टूटने की वजह से वहां के डॉक्टर्स ज्यादा स्किल्ड भी नहीं थे। वो लोग जब भी समय को इंजेक्शन लगाते थे तब समय को बहुत दर्द होता था और ब्लीडिंग भी होने लगती थी। इसीलिए उसे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। हालांकि फिलहाल समय के पास इंजेक्शन लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसके एक तरफ साक्षात शैतान खड़ा था और दूसरी तरफ हाथ में इंजेक्शन लिए हैवान डॉक्टर्स। समय उन्हें मना करता भी तो कैसे। डॉक्टर तुरंत आगे आए। उन्होंने जैसे ही इंजेक्शन समय की नब्ज में डाला वैसे ही समय ने हड़बड़ाकर जोर से कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए आंखें मिच ली। हालांकि जिस दर्द की उम्मीद समय ने की थी वो दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। समय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कार्तिक शांति से उसके बगल में खड़ा था और डॉक्टर उसे कुछ टिप्स दे रही थी। डॉक्टर्स के जाने के बाद कार्तिक ने समय की तरफ देखा जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। अब तक समय ने कार्तिक का हाथ भी नहीं छोड़ा था। कार्तिक ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर तुम सिर्फ एक इंजेक्शन से इतना डरते हो तो बाकी चीजों को तुम कैसे हैंडल करोगे। कार्तिक की बात सुनकर समय ने तुरंत अपन हाथ पीछे खींचते हुए शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। कार्तिक ने समय की तरफ एक स्मार्टफोन बढ़ाते हुए कहा, आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नाइट स्टैंड पर लगा बटन प्रेस कर देना या फिर मुझे कॉल कर लेना। इस फोन में मेरा नंबर सेव है। समय ने कार्तिक के हाथ से फोन ले लिया। पहले उसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था मगर कल तन्मय ने उसे स्मार्टफोन चलाना सिखाया था। अपनी तेजी से सीखने और याद करने की एबिलिटी की वजह से समय ने स्मार्टफोन के बारे में काफी कुछ जान और सीख लिया था। कार्तिक के जाने के बाद समय ने अपना फोन ऑन किया। फिर उसने अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन किया। उसके फोन में 5 नंबर पहले से ही सेव था। कार्तिक का, बेला का, रेयांश का, आदित्य का और तन्मय का। अपना छोटा सा कॉन्टेक्ट लिस्ट देखने के बाद अंत में समय की नजर उस नंबर पर जाकर टिक गई जो कि मॉम नाम से सेव था। बेला का नंबर घूरते हुए समय ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इनसे कॉल करके साम्राज्य के बारे में पहुंचूंगा और इनसे मदद मांगूंगा तो क्या ये मेरी मदद करेगी। तन्मय ने कहा था, मैडम रिचर्ड बहुत अच्छी है। अगर मैं इनसे मदद मांगू तो क्या ये मेरे माँ पापा को अपने पति से बचाएंगी। इन्हीं ख्यालों के साथ समय के दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। पहले समय को साम्राज्य की ज्यादा चिंता नहीं होती थी क्योंकि उसको लगता था उसके पापा यानी परितोष दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। मगर यहाँ आने के बाद समय का पूरा परसेप्शन ही बदल गया था। समय ने यहाँ आकर वो सब देखा था जो साम्राज्य में रहने वाले लोगों के लिए सपना जैसा था। भले ही साम्राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध था, वहाँ के मिनरल्स बेशकीमती होते हैं, मगर असल में पावर और समृद्धि क्या होता है ये समय को यहाँ आने के बाद पता चला था। साम्राज्य में आमतौर पर जनता या फिर शाही परिवार के वरिष्ठ लोग परितोष के निर्णयों पर सवाल भी उठाते थे, मगर यहाँ कार्तिक अगर दिन दहाड़े किसी ऊंचे ओढ़े वाले इंसान का हाथ भी उखाड़ देता था तब भी कोई उसके सामने मुंह अलगाने की हिम्मत नहीं करता था। समय बच्चा जरूर था मगर वह कोई आम बच्चा नहीं था। साम्राज्य का युवराज होने के नाते उसकी नॉलेज आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा थी। उसे बचपन से ही फैमिली पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स सिखाया गया था। समय को अब तक अच्छे से समझ आ चुका था। कार्तिक परितोष की तरह सबका चहेता राजा नहीं है जो सबकी फिक्र करे। कार्तिक एक तानाशाह था जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चिंतित समय ने अचानक अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बेला का नंबर डायल कर दिया। उसे किसी भी कीमत में स्वरा और परितोष को प्रोटेक्ट करना था। पेरिस गैलेक्सी मैंशन। बेला शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली ही थी, तभी बेड पर रखा उसका फोन तेजी से रिंग होने लगा। बेला ने आकर अपना फोन उठाया मगर अननोन नंबर देखते ही बेला की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसका प्राइवेट नंबर कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही था, फिर किसी अनजान इंसान को उसका फोन नंबर कैसे मिल गया। बेला ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, कौन बोल रहा है। फोन की दूसरी तरफ समय ने पहली बार बेला की आवाज सुनी। उसे अब समझ नहीं आ रहा बात की शुरुआत कैसे की जाए। समय शांति से अपने कान पर फोन लगाए रहा। बेला भी शांति से उसके कुछ बोलने के इंतजार में थी।
तकरीबन 2 मिनट बाद समय ने अचानक कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, नहीं, ऐसे सीधे बात नहीं कर सकता मैं, मगर क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा, वरना ना जाने वह क्रूर आदमी माँ पापा के साथ क्या कर दे। अगर उसने उस आदमी की तरह उन दोनों का भी हाथ उखाड़ दिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे कुछ करना ही होगा। फोन की दूसरी तरफ बेला अपने फोन स्क्रीन को घूर रही थी। अचानक बेला के फोन पर उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया। बेला ने मैसेज खोला, जिसमें लिखा हुआ था, प्लीज सेव सैराज। मैसेज पढ़ते ही बेला की आंखें इंटरेस्ट के साथ सिकुड़ गई। उसने रिप्लाई में पूछा, दादी माँ, क्या ये आप हो? 1 मिनट बीते, 2 मिनट बीते और यूं ही 5 मिनट बीत गया। बेला जवाब का इंतजार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आता भी कैसे? समय तो उसे मैसेज करने के बाद सो गया था। दवाई के असर की वजह से आंख बंद करते ही उसे नींद आ गई थी। 6ठे मिनट बेला ने गहरी सांस लेकर अपना फोन बेड की तरफ उछालते हुए कहा, ये दादी माँ तो नहीं होंगी। मुंबई। अनुष्का को होश आ चुका था। फिलहाल वह चुपचाप खाना खा रही थी और रेयांश बेड के बगल में काउच पर बैठा उसे शांति से देख रहा था। उसके हाथ में वही ब्लू फाइल थी जो आज सुबह उसका सबॉर्डिनेट लेकर आया था। अनुष्का के खाने के बाद सर्वेंट आकार जूठी प्लेट ले गई। रेयांश ने फाइल ओपन किया और अनुष्का की तरफ बढ़ाते हुए बिना भाव के कहा, साइन करो इस पर। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का ने फाइल की तरफ देखा, जिसमें मैरिज पेपर्स थे। अनुष्का हक्की बाकी रह गई। उन मैरिज पेपर्स पर रेयांश के सिग्नेचर पहले से ही मौजूद थे। अनुष्का ने हैरानी से कहा, ये तो मैरिज पेपर्स है। रेयांश ने बिना इमोशन के जवाब में कहा, अगर तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम नहीं होगा तो कल तुमने जो किया है उसके लिए बहुत जल्द मुंबई शहर के बीचों बीच खड़ा करके तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का की बोलती बंद हो गई। रेयांश झूठ नहीं कह रहा था। ऐसा हमेशा से होता आया था। जो इंसान भी कपूर फैमिली के अगेंस्ट जाता था, उसका सच में मुंबई शहर के बीचों बीच छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने सिर कलम कर दिया जाता था। कपूर फैमिली के लिए यह एक पुराना ट्रेडिशन जैसा था। अनुष्का ने भी कपूर फैमिली के इस क्रूर ट्रेडिशन के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। अनुष्का ने आगे बगैर कुछ कहे रेयांश के हाथ से पेन लिया और फिर उसने मैरिज पेपर्स पर साइन कर दिया। इसी बीच अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसने रेयांश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। अनुष्का अब तक मैरिज पेपर्स पर साइन कर चुकी थी। उसकी डेस्टिनी बचपन में ही लिखी जा चुकी थी। उसे बचपन से ही पता था उसकी शादी रेयांश से होनी है। रेयांश ने पेपर्स वापस लेते हुए कहा, कम इन। परमिशन मिलते ही रेयांश के असिस्टेंट के साथ एक 7 फीट लंबा चौड़ा आदमी कमरे के अंदर आया, जो कि कपूर फैमिली का सिक्योरिटी इंचार्ज संदीप था। संदीप ने एक नजर अनुष्का को देखा, फिर उसने सिर झुकाकर रेयांश को इज्जत के साथ ग्रीट किया। रेयांश ने जवाब में हल्का सिर हिला दिया। संदीप ने सिर झुकाए हुए कहा, रेयांश सर, हमें बड़ी मैडम से ऑर्डर्स मिले हैं कि हम 24 घंटे के अंदर उस इंसान को उनके सामने पेश करें जिसने ओमकार सर का कत्ल किया है। बड़ी मैडम से संदीप का इशारा कार्तिक की मॉम की तरफ था। रेयांश ने संदीप की बातें सुनी, हालांकि उसके भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उसे पहले से ही आइडिया था ऐसा कुछ होगा। रेयांश ने अनुष्का की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाना भूल गया। संदीप, मीट माय न्यूली वेडेड वाइफ अनुष्का रेयांश कपूर। रेयांश की पूरी बात सुनते ही संदीप का चेहरा पीला पड़ गया। एक तरफ बड़ी मैडम ने उसे उस इंसान को पकड़कर लाने को कहा था जिसने ओमकार का कत्ल किया है, और यहाँ आकर उसे पता चल रहा था वह इंसान उसके छोटे मालिक की बीवी है। अब वो करे भी तो क्या करे? संदीप ने हैरत से पूछा, आपने शादी कब की रेयांश सर? रेयांश ने जवाब में आराम से कहा, अभी 2 मिनट पहले रजिस्टर मैरिज किया है, बाद में ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी कर लूंगा। रेयांश का जवाब सुनकर संदीप की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल रात ही उसने सुना था रेयांश ब्रिटेन का नया किंग बन चुका है, बस उसका कोरोनेशन होना बाकी था। ऐसे में रेयांश की शादी इंटरनेशनल न्यूज बन जाती। दुनिया की अनगिनत राजकुमारियां और अमीर खानदान की लड़कियां रेयांश से शादी करने के लिए लाइन लगाए खड़ी थी, मगर रेयांश ने किसी को बगैर बताए उस लड़की से शादी कर लिया था जिसने उसके चाचा का कत्ल किया था।
संदीप को समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में वह क्या करे। उसे एक तरफ क्वा और एक तरफ खाई नजर आ रही थी। संदीप ने हिम्मत करके पूछा, क्या परिवार में सबको आपकी शादी के बारे में पता है? रेयांश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, फिलहाल नहीं, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। रेयांश का जवाब सुनकर संदीप ने दोबारा अनुष्का की तरफ देखा, जिसका मासूम चेहरा किसी को भी ठग सकता था। अगर संदीप ने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज चेक ना किया होता, तो उसे भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि अनुष्का जैसी प्यारी और मासूम दिखने वाली लड़की ने किसी का सर काटा है। आगे क्या होगा, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।